नवागत पुलिस अधीक्षक के निर्देश के बाद जहां कोतवाली पुलिस फॉर्म में है, वहीं अब यातायात पुलिस भी चुस्त दिखाई दे रही है, जिसके बाद यातायात पुलिस ने सरप्राइज चेकिंग प्रारंभ कर दी है। हालांकि शहर के यातायात को लेकर सवालों के घेरे में खड़ी यातायात पुलिस की इस कार्यवाही में साफ नजर आया कि किस प्रकार नवागत कप्तान के निर्देश पर यातायात ने काम करने प्रारंभ कर दिए हैं। लंबे समय के बाद सरप्राइज चेकिंग देखने को मिली, जिसमें यातायात पुलिस ने 2 वाहनों को ड्रिंक एंड ड्राइव केस में पकड़ा है, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया है। यातायात थाना प्रभारी शैलेंद्र सिंह यादव ने बताया कि पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश पर गत रात्रि अंबेडकर चौक एवं बस स्टैंड में सरप्राइज चेकिंग लगाई गई थी। इस दौरान सड़क पर घूम रहे वाहनों की जांच की गई, जिसमें एक ट्रक क्रमांक MP20 GA 4901 और मोटरसाइकिल MP50 MS 8240 के चालक ड्रिंक एवं ड्राइव करते पाए जाने पर वाहनों को जब्त कर उनके खिलाफ कार्यवाही की गई है। प्रभारी यादव ने बताया कि यह कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी। उन्होंने वाहन चालकों से अपील की है कि वे ड्रिंक एवं ड्राइव न करें और यातायात नियमों का पालन करें, अन्यथा उन्हें कार्यवाही का सामना करना पड़ सकता है। वर्तमान में सीमा पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेशानुसार थाना बालाघाट शहर में यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए लगातार थाना यातायात के द्वारा सरप्राइज चेकिंग विभिन्न जगहों पर लगाई जा रही है। जो कल दिनांक को अंबेडकर चौक में एवं बस स्टैंड के पास सरप्राइज चेकिंग लगाई गई थी, जिसके दौरान 2 ड्रिंक एंड ड्राइव के केस डिटेक्ट किए गए हैं। इसमें एक ट्रक है और एक 2 व्हीलर है और इनको पकड़ के मैनुअल कराकर इन पर ड्रिंक एंड ड्राइव की कार्रवाई की गई है। लगातार सर कब तक चलेगी कार्रवाई और क्या अपील करेंगे आप लोगों से? लगातार ये कार्रवाई थाना यातायात के द्वारा लगातार जारी रहेगी और सरप्राइज चेकिंग चालू रहेगी। सभी लोगों से निवेदन है कि यातायात के नियमों का पालन करें एवं स्वयं सुरक्षित रहें और सामने जो रोड पे चल रहा है उसको भी सुरक्षित रहने दें। विगत 1 साल से जब से आदिवासी विकास परिषद में पदाधिकारी बदलने की प्रक्रिया हुई है, तब से आदिवासी समाज में तकरार देखी जा रही है। वहीं आदिवासी समाज संगठनों में मत और मनभेद होने से फाड़ में आदिवासी संगठन नजर आ रहा है। एक बार फिर आदिवासी विकास परिषद के पूर्व अध्यक्ष भुवन सिंह कोर्राम और वर्तमान अध्यक्ष दिनेश धुर्वे के बीच आरोप प्रत्यारोप की बयानी जंग देखने को मिली। इस बार वीरांगना रानी दुर्गावती भवन को लेकर पूर्व अध्यक्ष भुवन सिंह कोर्राम ने वर्तमान जिला अध्यक्ष दिनेश धुर्वे पर भवन का अतिक्रमण करने और तानाशाही रवैया अपनाए जाने का आरोप लगाया, तो अध्यक्ष दिनेश धुर्वे की तरफ प्रति उत्तर में आरोप को बेबुनियाद बताया गया। बताया जाता है कि भुवन सिंह कोर्राम द्वारा 5 फरवरी को अखिल भारतीय आदिवासी धर्म परिषद की जिला कार्यकारिणी को लेकर बैठक का आयोजन वीरांगना रानी दुर्गावती भवन में किया गया था। जब जिले के आदिवासी समाज संगठनों के पदाधिकारी एवं समाजजन पहुंचे तो देखा कि वीरांगना रानी दुर्गावती भवन में ताला जड़ा था, जिसके बाद अखिल भारतीय आदिवासी धर्म परिषद की बैठक भवन के बाहर प्रांगण में की गई, जिसको लेकर आदिवासी विकास परिषद के पूर्व जिला अध्यक्ष भुवन सिंह कोर्राम ने वर्तमान जिला अध्यक्ष दिनेश धुर्वे पर आरोप लगाया कि 1 साल 2021 से जब से वे अध्यक्ष बने हैं, तब से समाज के अन्य संगठनों को बैठक के लिए भवन देने से इनकार किया जा रहा है, जबकि आज भी इस भवन का प्रभार मेरे पास है। अध्यक्ष बनने के बाद से आज तक वर्तमान अध्यक्ष ने कभी प्रभार के लिए नहीं कहा, जबकि भवन का संचालन आदिवासी विकास परिषद के पास होता है। चूंकि अब तक प्रभार नहीं लिए जाने से वह अब भी मेरे पास है, लेकिन वर्तमान अध्यक्ष द्वारा यहां अतिरिक्त तालाबंदी कर भवन का अतिक्रमण कर लिया गया है। तो भवन है, इसको संचालन के लिए मध्य प्रदेश आदिवासी विकास परिषद को दिया गया है, लेकिन मध्य प्रदेश आदिवासी विकास परिषद का जब प्रभार जब मेरे पास में था और जब 2021 में नया नॉमिनेट करके दिनेश धुर्वे जी नए जिलाध्यक्ष बने, उसके बारे में कई बार हम लोगों ने कहा कि इस भवन का प्रभार ले लें, आप एक निवेदन कर दीजिए, हम प्रभार दे देंगे। लेकिन आज तक उन्होंने प्रभार नहीं लिया और अचानक यहाँ पे इन्होंने तालाबंदी कर दी। तालाबंदी करने के बाद में खुद की बिना आम सहमति के, बिना यहाँ के पूरे समाज की सहमति लिए हुए उनकी नियमावली बना दी गई और यहाँ की जो फ़ी है, जो नॉमिनल समाज के लिए होनी चाहिए, लेकिन वह 2100 रुपये यहाँ की फ़ी कर दी गई। जबकि किसी भी प्रकरण के लिए हम यहाँ समाज में बैठते हैं तो उनसे हम केवल 1500 रुपये चार्ज करते हैं, ताकि जो खर्च है वो सहयोग राशि के रूप में लेते हैं।
और हम इन लोगों ने अचानक तानाशाही रवैया अपना के इस तरह की नियमावली बना ली, जिससे हम लोग पूरे असहमत हैं। और जब तक ये लीगल रूप से अपना प्रभार नहीं लेंगे और लीगल रूप से यहाँ की जो नियमावली बनना चाहिए संचालन के लिए वो आम सहमति से नहीं बनेगी, तब तक हम लोगों ने इनसे कोई निवेदन करने की बात नहीं होती है, नहीं आवेदन करने की बात होती है। एक प्रकार से ये अतिक्रमण है और इस अतिक्रमण के खिलाफ लगातार 1 साल से हम लोग सामाजिक तरीके से इसको का हल निकालने के लिए हम चाह रहे थे, लेकिन बार बार प्रयास करने के बाद भी वो अपनी कहना चाहिए तानाशाही से इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं है। जबकि दूसरी ओर वर्तमान अध्यक्ष दिनेश ध्रुवे ने बताया कि मेरे अध्यक्षीय कार्यकाल में भवन के मेंटेनेंस, बिजली, साफ सफाई को लेकर आदिवासी विकास परिषद की कार्यकारिणी की बैठक में सर्वसम्मति से तय किया गया कि महंगाई को देखते हुए भवन का चार्ज बढ़ाकर 2100 रुपये किया जाए। जहां तक भवन नहीं देने का सवाल है तो आदिवासी विकास परिषद के अधीन भवन को लेने की प्रक्रिया है कि विधिवत आवेदन दिया जाए या भवन के सामने अंकित नंबरों पर व्यक्तिगत संपर्क कर भवन की विधिवत अनुमति ली जाए। यदि भवन उस दिनांक में खाली है तो हमें किसी को भी भवन देने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन यदि भवन किराए पर दिया गया है तो उसे नहीं दिया जा सकता। ऐसी कोई वस्तु स्थितियाँ नहीं हैं। भवन के लिए कोई आवेदन उनके द्वारा नहीं दिया गया, पूर्व अध्यक्ष के द्वारा, और ऐसी सूचना हमारे पास में किसी प्रकार की नहीं है। और उन्होंने सोशल मीडिया में व्हाट्सएप ग्रुप में चलाया कि वीरांगना रानी दुर्गावती भवन में 5 तारीख को बैठक आहूत की गई है। तो हमने सोशल मीडिया में देखा, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं, तो हमने कहा कि हमारे ना सचिव के पास में कोई आवेदन आया, ना किसी प्रकार का निवेदन है, ना कोई सूचनार्थ है, ना फ़ोन पे किसी प्रकार की चर्चा की गई। जबकि भवन के सामने ऑलरेडी नंबर हमने लिख के रखा गया है कि जिसको भी भवन होना तो इस नंबर पे आप संपर्क कर लीजिए, आपको भवन आवंटित हो जाता है। अगर खाली होगा, उस डेट पे खाली होगा तो ऑलरेडी हम हर किसी को दे देते हैं। और रही बात नॉमिनल चार्ज की, उन्होंने ये भी ब्लेम लगाया कि मैं जब अध्यक्ष था तो 1500 रुपये लेते थे। तो ये वस्तु स्थितियाँ हमारी जो मध्य प्रदेश आदिवासी विकास परिषद की पूरी कार्यकारिणी है 20-25 लोगों की, वो पूरी कार्यकारिणी डिसाइड करती है। और उसमें हमने ये प्रपोज़ल रखा था कि पहले पूर्व जिला अध्यक्ष द्वारा ये 1500 रुपये इनसे नॉमिनल चार्जेस लिया जाता था सामाजिक बैठक के लिए। तो वो उन्होंने पूरी सहमति ने ये आपत्ति दर्ज करवाई थी कि पहले जैसा भी चला, परंतु जो वस्तु स्थितियाँ अभी हैं, महंगाई का दौर चल रहा है, ये वस्तु स्थितियाँ, ये मीन्स भवन का मेंटेनेंस कैसे चलेगा, लाइट का बिल कैसे निकलेगा, और यहाँ के मेंटेनेंस में जो भी साफ़ सफाई जो लगती है उसकी व्यवस्था में मैंने कहा वर्कर लगते हैं। तो उस हिसाब से उन्होंने 2100 रुपये पूरी परिषद की समिति ने डिसाइड किया और उसमें पारित हुआ कि 2100 रुपये जन सहयोग लिया जाएगा, जिससे भवन का संचालन अच्छे से हो सके, साफ सफाई रह सके, लाइट का बिल वगैरह ये जो है पेड हो सके। पूर्व में भी क्या भवन मांगा गया था, उनके कहने पूर्व में भी नहीं मिले। उनके द्वारा अभी तक हमें कभी सूचनार्थ नहीं किया, ना नई कार्यकारिणी गठित हुई तो उसमें उन्होंने कभी भी ये नहीं दिया, आवेदन भी नहीं दिया, कभी हमको सूचनार्थ नहीं किया, किसी प्रकार से फ़ोन भी नहीं किया। हर समय उनका एक ही रहता है कि हम शो करें, जैसे आज उन्होंने प्रदर्शित किया कि आज बैठक करके, और वो निरंतर इस टाइप की हरकतें भवन को लेके निरंतर कर रहे हैं, जबकि कार्यकाल मेरा 1 साल का पूर्ण होने जा रहा है, हो चुका है। और उनके हर समय मीन्स आरोप निरंतर लगाते रहते हैं। भटेरा रेत घाट से रेत के परिवहन के दौरान कुछ लोगों द्वारा ट्रैक्टर चालक को रोककर रॉयल्टी चेक करने के नाम पर मारपीट करने और उनके पास रखे रुपये व अन्य सामग्री छीने जाने से नाराज हुए ग्रामीणों ने शनिवार की सुबह करीब 9:30 बजे बालाघाट से लामता नयनपुर मार्ग के बीच भटेरा चौक में चक्का जाम कर प्रदर्शन शुरू कर दिया। ग्रामीणों के इस चक्काजाम से लामता के एक तरफ व बालाघाट की तरफ से आ रहे वाहनों व वाहनों में सवार यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। यहाँ काफी समय तक जाम न खुलने की स्थिति में यात्रियों ने बसों से उतरकर पैदल ही सफर तय किया।
भटेरा के ग्रामीणों ने चकाजाम को प्रशासन बंद न करा सके और जाम न खुल पाए, इसके लिए ट्रैक्टर ट्रॉली से रेत लाकर सड़क पर ही ढेर लगा दिए। इतना ही नहीं, ग्रामीणों ने सड़क पर ट्रैक्टर भी खड़े कर दिए और प्रदर्शन कर नाराजगी जाहिर करने लगे, जिसके चलते सड़क के दोनों तरफ से वाहनों का आवागमन अवरुद्ध हो गया। बता दें कि शुक्रवार को रेत के परिवहन के दौरान स्वयं को रॉयल्टी चेक करने वाली फ्लाइंग की टीम का हिस्सा बताने वाले करीब 8 से 10 युवकों ने पहले ट्रैक्टर चालक रुपेश मोहारे को रोककर रॉयल्टी होने के बाद उससे रुपयों की मांग करने लगे और जब उसने रुपये नहीं दिए तो उन युवकों ने उसके साथ मारपीट की। इसी प्रकार रितेश मोहारे से भी रुपयों की मांग कर मारपीट की गई और उसके पास रखे पर्स, रुपये समेत अन्य सामग्री को छीनकर वे लोग ले गए। पीड़ितों ने बताया कि जुनैद समेत अन्य युवक पहले रॉयल्टी चेक करने का कार्य करते थे, लेकिन वर्तमान समय में उन्हें निकाल दिया गया है। बावजूद इसके वे लोग वाहनों में हथियार रखकर उन्हें डरा धमकाकर मारपीट कर रहे हैं। पीड़ितों द्वारा मारपीट के इस मामले की कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराने के बाद भी मारपीट करने वाले युवकों की गिरफ्तारी नहीं हुई, जिसके चलते शनिवार की सुबह करीब 9:30 बजे से ग्रामीणों ने चक्काजाम कर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया, जो करीब 11 बजे तक चला। कल मैं यानी रेत खाली करने अपने ड्राइवर के साथ रेत खाली करने गया था, क्योंकि मेरी गाड़ी की रैलती कटी हुई थी। जुनैद मुकुंद अन्य जो पहले फ्लाइंग में घूमते थे, बाद में उनको कल पता चला कि उनको कल ही पता चला मेरे को कि यानी उनको फ्लाइंग से निष्कासित कर दिया गया है कि फिर भी कंपनी से, फिर भी यानी वो मेरे गाड़ी को जबरन पकड़ लिए, चाबी निकाल ली है, मेरे ड्राइवर के साथ हाथापाई किए। जब मैं गया वहाँ पे कि ऐसा क्यों हो रहा है, रैलती कटती है तुम ये करो, तो बोले हमको रैलती से मतलब नहीं है, पैसा दो। अरे आए दिन उन्हें ऐसी घटना कई बार की है। राजा पिछोरे के साथ अभी 20 दिन पहले भी किए थे। जब राजा पिछोरे ने पैसे नहीं दिया तो उसकी गाड़ी का रॉयल्टी का समय खत्म किए, उसके बाद थाने में ले गए, 379 बनाए, माइनिंग को दिए। आज भी बेचारा गरीब कम से कम अपनी किस्त 40,000 की किस्त ड्यू करके बैठा है और थाने में और वो माइनिंग का मुनिका करके 30-40,000 है, 60-70,000 से घाट पे बैठ गया। यही इसी प्रकार की ये लोग जो फ्लाइंग में लड़के थे, ये लोग इस प्रकार की हट्टा आए दिन करते हैं। हालांकि इस दौरान मौके पर पहुंचे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अपूर्व भलावी, निरीक्षक के.एस. गहलोत ने ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया। इतना ही नहीं, चकाजाम किए जाने से हो रहे आवागमन प्रभावित के लिए उनके प्रति कानूनी कार्यवाही करने की चेतावनी भी दी। बावजूद इसके ग्रामीण नहीं माने। चकाजाम कर प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों को समझाने पुलिस के बाद प्रशासनिक अमले से पहले तहसीलदार रामबाबू देवांगन और फिर एसडीएम केसी बोपचे भी मौके पर पहुंचे और काफी मान मनोबल के बाद ग्रामीण इस बात पर माने और उन्होंने चकाजाम समाप्त किया कि तत्काल ही मारपीट करने वालों की गिरफ्तारी की जाएगी। मामले में मौके पर पहुंचे सीएसपी अपूर्व भलावी ने कहा कि सूचना मिली कि कुछ ग्रामीणों ने भटेरा रोड पर रेत गिराकर जाम कर दिया है। मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों से जानकारी ली गई और ग्रामीणों को समझाइश दी गई कि जिन लोगों के साथ मारपीट की गई है उन्हें उचित न्याय दिया जाएगा और मारपीट करने वालों के प्रति त्वरित कार्यवाही की जाएगी। ये जानकारी भी सामने आई है कि मारपीट करने वाले कंपनी से निकाल दिए गए हैं। इसकी जानकारी माइनिंग विभाग से लेकर इस पर भी उचित कार्यवाही की जाएगी। जी सर, बताएंगे भाई, कैमरा थोड़ी हमें जैसे सूचना मिली कि कुछ लोगों ने यहाँ पे ट्रैक्टर में गिरा के जाम कर दिया है। तब हम लोग मौके पे आए तो पता चला इनकी ये मांग थी कि कुछ लोगों के साथ कल मारपीट हुई है और सही धाराओं में FIR नहीं हुई है। तो उन्हें हमने समझाइश दी है कि बिल्कुल कार्रवाई की जाएगी, जैसे जिस आधार पे कथन दिए जाएंगे उस आधार पे जो धारा बनती है उस अनुसार धारा का इजाफा भी किया जाएगा और उस अनुसार आरोपियों पर कार्रवाई की। तो कितने लोगों के साथ में मारपीट की गई है? घटनाएं आ रही सामने हो रही है, लेकिन पुलिस प्रशासन द्वारा इस तरह की कार्रवाई नहीं हो रही। क्या आप मान सकते हैं पूरा संरक्षण मिल रहा है क्या? इसे ये कहना गलत होगा, क्योंकि ये जो प्रकरण है यहाँ पे अक्सर आते हैं। इनके बीच कई बार आपस में ही मारपीट हो जाती है, कई बार बताया जाता है कि कंपनी वालों ने मारा। जब तक हम वेरीफाई नहीं कर लेते तो एक पक्षी कार्रवाई हम नहीं कर सकते। तो हम दोनों पक्षों को बराबर पहले सुनते हैं और अगर इस तरीके का मामला सामने आता है कि एक ही पक्ष लगातार बदमाशी कर रहा है तो लगातार उसके खिलाफ कार्रवाई की। सर, जो जानकारी मिल रही है जिसने मारपीट किया है वो कंपनी से निकाल दिया गया था, उसके बावजूद वो रॉयल्टी चेक कर रहा है बार बार, तो ऐसे में क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी उस व्यक्ति के ऊपर? ये जानकारी हमें अभी जनता ने दी है कि ऐसे कोई व्यक्ति हैं जो बता रहे हैं कि निकाले भी जा चुके फिर भी कार्रवाई कर रहे हैं। तो हम इसका प्रतिवेदन एक माइनिंग ऑफिसर को भी भेजेंगे कि यहाँ के चेक करें कि कौन ऑथराइज्ड व्यक्ति है जो चेकिंग कर रहा है नहीं कर रहा है, और यदि ऐसे कोई वसूली टाइप का काम करता है तो उससे ऊपर मतलब उस धारा पे कार्रवाई की। सर, कितने लोगों के साथ में मारपीट की गई है? अभी प्रथम दृष्टया तो वो FIR पे ही पता चलेगा, वो रात को हुई थी, 2-3 व्यक्तियों के साथ हुई है।
यदि यातायात पुलिस यातायात पॉइंट पर खड़ी हो तो नियम विरुद्ध वाहनों का संचालन करने वाले वाहन चालकों में भय पैदा होता है, जैसा कि हम पड़ोसी राज्य और जिले से सटे गोंदिया में देखते हैं। लेकिन बालाघाट में यातायात पुलिस यातायात पॉइंट पर अपनी मनमर्जी से काम करने की आदी है। वैसे तो शहर के प्रमुख चौक चौराहों पर यातायात पॉइंट है, जहां यातायात पुलिस के कर्मी तैनात भी रहते हैं, लेकिन अक्सर देखने में आता है कि ये यातायात कर्मी पॉइंट स्थल पर खड़े कम और अगल बगल या वाहनों में बैठे ज्यादा नजर आते हैं। उस पर यातायात कर्मी मोबाइल पर व्यस्त दिखाई देते हैं, जिससे कौन नाबालिग वाहन चालक फर्राटे से उनके सामने से वाहन चलाते हुए निकल जाता है, ये समझ ही नहीं आता। यही नहीं बल्कि यातायात नियमों के पालन को लेकर शहर में यातायात कर्मियों की भूमिका कम ही नजर आती है और फिर कभी उनका मन करे तो वो यातायात नियमों के पालन करवाने को लेकर खड़े हो जाते हैं। हालांकि शहर के प्रवेश क्षेत्रों में उनकी भूमिका तारीफे काबिल है। यहाँ यातायात अधिकारी सहित उनके साथ के कर्मी झुंड के रूप में लोगों को यातायात नियमों का पालन नहीं करवाने पर जुर्माना वसूलते देखे जा सकते हैं। बालाघाट शहर में यातायात पुलिस की अनदेखी के चलते शहर का यातायात अव्यवस्थित हो गया है। फिर वो बस स्टैंड में बसों के अव्यवस्थित परिचालन को या फिर भारी वाहनों का शहर की सकरी गलियों में प्रवेश कर आवागमन को अवरुद्ध करने का हो। शहर के बस स्टैंड का तो हाल यातायात पुलिस की 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात की तरह ही हमेशा से नजर आया है। यहाँ यातायात विभाग की सख्ती के 2-4 दिन बाद बसें व्यवस्थित नजर आती हैं, लेकिन फिर वही ढाक के 3 पात जैसी स्थिति हो जाती है। यहाँ पदस्थ यातायात कर्मी बसों के व्यवस्थित संचालन से ज्यादा दानवीर मुल्ला जी की प्रतिमा के सामने बनाई गई लोहे की रेलिंग पर आराम से बैठकर ड्यूटी करते नजर आते हैं। बनिस्बत ऐसी ही स्थिति अंबेडकर चौक की है, जहां वृक्ष की ठंडी छांव के नीचे वाहन में यातायात कर्मी बैठकर मोबाइल पर मशगूल नजर आते हैं। यातायात थाने के समीप कालीपुत्ती चौक जैसे व्यस्ततम चौक पर भी यातायात कर्मी ईद के चांद की तरह दिखाई देते हैं। हनुमान चौक में यातायात कर्मी की भूमिका चौक पर स्थित होटल या फलों की दुकानों पर नजर आती है। सरेखा में जरूर यातायात कर्मी दिखाई देता है, लेकिन वो भी कब तक सड़क पर खड़ा रहे। हालांकि अधिकारी का कहना है कि कभी ड्यूटी समय ज्यादा होने और लगातार खड़े रहने से कर्मी कुछ समय किनारे पर बैठ जाते हैं। चलिए इसे भी मान लिया जाए, लेकिन जब पर्याप्त बल और ड्यूटी समय निर्धारित है तो इस तरह के एक्सक्यूज अच्छे नहीं लगते हैं। और यदि बल नहीं है तो फिर कैसे यातायात अधिकारी के साथ 1 के साथ 4 कर्मी नजर आते हैं। एक बात प्रचलित है, यदि आदमी को शहर में इज्जत बनानी हो तो पहले उसकी इज्जत घर में अच्छी होनी चाहिए। बनिस्बत ये प्रचलित बात यातायात विभाग पर भी लागू होती है। चूंकि अक्सर शहर की यातायात व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े होते रहे हैं, नवागत पुलिस अधीक्षक से शहर के जागरूक नागरिकों ने शहर की यातायात व्यवस्था को सुधारने की अपील के साथ ही ये भरोसा जताया कि जिस तरह से शहर के अंदर अवैध रूप से शराब पीने के मामले में पुलिस को चार्ज कर शहर को शराबियों का अड्डा बनाने से रोकने का प्रयास किया गया है और लगातार संदिग्ध गतिविधियों और क्रियाकलापों पर नजर रखी जा रही है, उसी तरह शहर की सालों से एक ढर्रे पर चल रही यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाए ताकि शहर में यातायात व्यवस्थित हो सके और बिगड़े यातायात व्यवस्था से लोगों को परेशान ना होना पड़े। मामले में सीएसपी अपूर्व भलावी का कहना है कि यदि यातायात कर्मियों के ड्यूटी पीरियड में यहाँ वहाँ बैठने की जानकारी सामने आती है तो इस पर ध्यान दिया जाएगा। अक्सर ड्यूटी समय अधिक होने और लगातार खड़े रहने से कर्मी को कुछ समय बैठ जाने जैसी स्थिति होती है, लेकिन फिर भी शहर की यातायात व्यवस्था की समीक्षा कर उसे व्यवस्थित किया जाएगा। यदि कोई कर्मचारी ऐसा मिलता है, जैसे आप लोगों ने भी सूचित किया है कि कई लोग बैठ के मोबाइल चलाते रहते हैं, तो उन पे कार्रवाई की जाएगी। कई बार क्या होता है कि व्यक्ति लगातार ट्रैफिक में खड़ा रहता है, क्योंकि कई बार लंबी शिफ्ट हो जाती है, कई बार रिप्लेसमेंट वाला टाइम पे नहीं आता है, तो हो सकता है इस कारण भी हो। किंतु कोई जानबूझ के अपनी ड्यूटी ना करे तो उस पर ज़रूर हम कार्रवाई करेंगे। तो पहले देखा जाए चौक चौराहों में इनके लिए खड़े रहने की व्यवस्था बनाई जाती थी छायादार, क्योंकि अभी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है प्रशासन की। इसकी समीक्षा की जाएगी। मुझे इस संबंध में ज़्यादा जानकारी नहीं है। मैं थोड़ा और प्रशासन और अपने वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा करके इस संबंध में बेहतर बताऊँगा।